हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैं साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू पर्सनल रीजंस। मैंने बीच में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पहले भी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कुछ दिनों से। ठीक है, कुछ निजी कारण थे जिसके कारण मैं ये सब वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन अब हम फिर से इसकी शुरुआत करेंगे। जहाँ पर हमने पिछली कुछ क्लासेस को छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने साइकोलॉजी के पहले पार्ट से आपका मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, लर्निंग जो आपका अधिगम है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनैलिटी है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा जो भाषा विकास का आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर हमने साइकोलॉजी के पार्ट 2 से बात की थी आज़ादी से पहले के समय की, और सबसे पहले हमने बात की थी लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की कि लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में शिक्षा से संबंधित क्या ऐसी बातें कही गई जो भारतीय शिक्षा से जुड़ी थी। उसके बाद आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में हमने अभी रखा है आपके सभी मनोवैज्ञानिक को। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हम मनोविज्ञान को 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें पहले भाग में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आपके, उसमें लगभग आपके 15 से 16 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। फिर दूसरे पार्ट में हमने रखा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो आपकी एजुकेशन कमीशंस बने, जो आपका शिक्षा आयोग बने, या जो आपके स्कीम्स थी, या आपका आरटी एक्ट या आपका एनसीएफ या एजुकेशन पॉलिसीज़ को, उसको हमने दूसरे पार्ट में रखा है। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे मनोविज्ञान से जुड़े सभी मनोवैज्ञानिकों की, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से। इसके अलावा इसमें हम जिन मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एक मनोवैज्ञानिक जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आईपी पैवलोव, ब्रूहस फ्रेडरिक स्किनर, अब्राहम मैस्लो, अल्बर्ट बंडूरा, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वैन हीले, एडविन डे गुथ्री, कैनन वार्ड का सिद्धांत। हम बात करेंगे आसुबेल की, हम बात करेंगे उसी में आपका कोहलर की, हम बात करेंगे कोहलबर्ग की, हम उसी में चर्चा करेंगे एरिक एरिक्सन की। ये कुछ एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आइए आज मनोविज्ञान की इस तीसरी क्लास में या तीसरे पार्ट में हम जो पहली क्लास है आपकी, जिसमें हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। ठीक है, तो किसी भी मनोवैज्ञानिक के बारे में जब सबसे पहले जानते हो तो सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, किस स्थान पर हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक किस देश से जुड़ा है, किस स्थान से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे आपका कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे, ये मैंने एक इमेज ली है उनकी, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो जन्म था ये कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 को, 1874। ध्यान रखना, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ 31 अगस्त 1874 को। ये जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यूएसए। तो ध्यान रखना, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखना, क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना गया, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन रहता है हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो नाम रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। और इसी पर इन्होंने एक पुस्तक दी, पुस्तक का नाम है आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। ध्यान रखना, पुस्तक का नाम आपका एजुकेशन साइकोलॉजी।
लॉजी, ये पहली पुस्तक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना गया, इसीलिए इन्होंने एक पुस्तक दी एनिमल इंटेलिजेंस। ध्यान रखना पुस्तक का नाम क्या है, एनिमल इंटेलिजेंस। तो कुछ एक बात है कि जन्म कब हुआ, 1874। किस स्थान पर हुआ, यूएसए। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक पुस्तक दी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं को पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इन्होंने पुस्तक दी थी आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। पुस्तक कौन सी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, आइए फिर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की कि जन्म कब हुआ, 31 अगस्त 1874। कहाँ के निवासी थे, यूएसए। एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी, दूसरी आपकी एनिमल इंटेलिजेंस। अब बात करेंगे कि जो आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है कि इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग किस पर किया। ठीक है, तो ध्यान रखना जब प्रयोग का जिक्र होता है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है, प्रयोग किस पर किया, तो हमेशा ध्यान रखना प्रयोग इन्होंने किया था एक भूखी बिल्ली पर। प्रयोग किस पर किया, एक भूखी बिल्ली पर। मैंने यहाँ पर पहले ही इमेज क्रिएट की है, ध्यान रखना इन्होंने जो प्रयोग किया था किस पर किया, एक भूखी बिल्ली पर। देखो प्रयोग इन्होंने चूहे पर भी किया, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना आपका इन्होंने जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया वो प्रसिद्ध है। ध्यान रखना एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो प्रयोग हुआ था वो भूखी बिल्ली पर। इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर इस तरीके से बंद रखा, इस तरीके से बंद रखा, और उस पिंजरे में एक दरवाज़ा था, उस दरवाजे का जो एक लॉक था उस पर एक तार बंधी थी। ध्यान रखना उस पर क्या थी, एक तार बंधी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को जो है अंदर बंद किया। ठीक है, और ठीक पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर, ठीक है, उन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया। ध्यान रखना इन्होंने बाहर क्या रखा, एक मछली का टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए ये एक इंसान की ही बात कर लीजिए, अगर हमारे सामने भी कोई मीठे पकवान रख दिए जाए, ठीक है, तो हमारे मुंह से भी लार टपकना लाजमी हो जाता है और भूख भी लगती है। ठीक है, उसी तरीके से बिल्ली पहले शांत थी, जैसे ही कुछ दूरी पर मछली का टुकड़ा रखा गया, अब मछली के टुकड़े की जो स्मेल थी, ध्यान रखना मछली के टुकड़े की जो स्मेल थी या कह सकती हो जो गंध थी, वो किस तक पहुंच गई, बिल्ली तक। ठीक है, जैसे ही बिल्ली तक वो स्मेल पहुंचती है, बिल्ली क्या करती है, ठीक है, इस मछली के टुकड़े को पाने के लिए प्रयास करना शुरू करती है। ध्यान रखना प्रयास करना शुरू करती है। देखो हम भी कोई कार्य करते हैं तो पहले ही प्रयास में सफल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रयास को बार बार दोहराता है। तो इसी तरीके से बिल्ली ने जो प्रयास किया वो कैसे किया, बार बार। अब बार बार प्रयास करती रही, इस बीच में उससे बहुत सारी गलतियां हुई या कह सकती हूँ बहुत सारी त्रुटियां हुई। ध्यान रखना बहुत सारी त्रुटियां हुई, लेकिन त्रुटियों के बावजूद भी कुछ समय बार बार प्रयास करने के बाद संयोगवश, ध्यान रखना संयोगवश तार पर उसका हाथ पड़ता है। ठीक है, और तार निकल जाती है और वो आसानी से क्या प्राप्त कर लेती है, मछली का टुकड़ा। ठीक है, और यही इसका क्या था, थॉर्नडाइक का प्रयोग था कि प्रयोग किस पर किया, भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया, उसको एक पिंजरे के अंदर बंद किया, थोड़ी दूर यहाँ पर मछली का टुकड़ा रखा, मछली के टुकड़े की सुगंध या गंध उस तक पहुँच जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है, प्रयास करना शुरू करती है, प्रयास को बार बार करती है और बार बार प्रयास के चक्कर में उससे क्या होती है, गलतियाँ होती है, त्रुटि होती है, और संयोगवश क्या होता है, जो तार है वो निकल जाती है और दरवाज़ा भी खुलता है और वो मछली प्राप्त कर लेती है। और यही इनका प्रयोग है। अब इनके प्रयोग में सबसे पहले जो जिक्र होता है, ध्यान रखना सबसे पहले जो जिक्र होगा कि जो सब्जेक्ट है कि थॉर्नडाइक या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट है बिल्ली। सब्जेक्ट कौन है, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली ही पर प्रयोग किया गया और यही क्या है, करता है। बात की जाए स्टिमुलेशन की, जो उद्दीपक है, उद्दीपक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना उद्दीपक का मतलब होता है एक ऐसा
मोटिवेशन या एक ऐसी अभिप्रेरणा या एक ऐसी चीज़ जिसको देखकर हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना, जिसको देखकर हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उद्दीपक होता है। अब देखिए यहाँ पर बिल्ली के सामने उद्दीपक क्या था, मछली का टुकड़ा। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन रहता है कि थर्ड थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में जो स्टिमुलेशन है, उद्दीपक है, उद्दीपक क्या था, तो ये एक मछली का टुकड़ा था। लेकिन ध्यान रखना, जो मोटिवेशन बनती है यानी जो आपकी अभिप्रेरणा बनती है वो क्या बनती है। देखो बिल्ली को कैसे पता चला कि बाहर फिश है, फिश तो एक उद्दीपक हो गया, लेकिन उद्दीपक का पता कैसे चला, मोटिवेशन के माध्यम से। मोटिवेशन क्या थी, जब बिल्ली को उसकी गंध लगती है, यानी जब बिल्ली तक उसकी स्मेल पहुंचती है, तो स्मेल पहुंचती है बिल्ली तक, बिल्ली बार बार प्रयास करती है किसको पाने के लिए, मछली के टुकड़े को पाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको स्मेल लगती है, वो मछली के टुकड़े को पाने के लिए उतावली क्यों होती है, क्योंकि उस चीज़ के लिए जो ड्राइव है, जो चालक है, वो क्या होता है, उसकी भूख होती है। तो ध्यान रखना, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में सब्जेक्ट बिल्ली है, ठीक है, उद्दीपक आपका फिश है, यानी जो स्टिमुलेशन है, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए जब आप प्रयास करते हो वही आपका उद्दीपक हो जाता है, वो फिश है, उद्दीपक है। लेकिन पता कैसे चला, मोटिवेशन क्या बनी, ठीक है, नीड कैसी हुई, वो अभिप्रेरणा कैसी बनी, मछली के गंध से या स्मेल से। जैसे ही स्मेल उस तक पहुँचती है, उसका ड्राइव जो है ऑन हो जाता है, यानी जो आपका चालक है वो बढ़ जाता है। चालक क्या हो, उसका हंगर है। तो यही उसका प्रयोग है, और इस ही पूरे प्रयोग को SR थ्योरी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, SR थ्योरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहता है कि SR थ्योरी के जनक कौन है, तो आपका रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। S का मतलब हुआ आपका स्टिमुलेशन, S का मतलब स्टिमुलेशन, R का मतलब हो गया आपका रिस्पॉन्स। ध्यान रखना, R का मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्स, ठीक है, अनुक्रिया। तो ध्यान रखना, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के लिए स्टिमुलेशन सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, उनके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, एस सबसे इंपॉर्टेंट है, एस क्या आपका स्टिमुलेशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, SR थ्योरी। अब हमने यहाँ पे बात की कि जब बिल्ली को मछली की सुगंध या गंध मिलती है या लगती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इस मछली को टुकड़े को पाने के लिए बार बार प्रयास करती है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तब भी नाम किसका रहेगा आपका, थॉर्नडाइक का। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, जिसको SR थ्योरी भी कहा जाता है, तब भी नाम रहता है आपका थॉर्नडाइक। S का मतलब स्टिमुलेशन, R का मतलब रिस्पॉन्स। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए, जो तार का टुकड़ा खुला था, बिल्ली को थोड़ी पता था, वो तो संयोजन से खुला था, संयोगवश खुला था। तो संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया, थॉर्नडाइक। बार बार प्रयास करने का मतलब है, बार बार आपकी क्या होती, आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, यहाँ पे लिखा है आवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना। फिर जो संबंधवाद का सिद्धांत था, संबंध का क्या था, बिल्ली और मछली के बीच में जो ये पूरी प्रक्रिया थी, वही इसके बीच में संबंधवाद है। तो ध्यान रखना, इसीलिए संबंधवाद का सिद्धांत भी किसने दिया, आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। तो ये थॉर्नडाइक से जुड़ी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। फिर ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को लेकर एक सिद्धांत दिया था, बहु तत्व बुद्धि का सिद्धांत। बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, बहुतत्व का मतलब है मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट इंटेलिजेंस, मल्टीपल एलिमेंट इंटेलिजेंस, बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। अब इन्होंने इस बहुतत्व बुद्धि के सिद्धांत को कितने भागों में डिवाइड किया आपका, तो 3 भागों में। सबसे पहले तो जो थॉर्नडाइक की बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत है, इसको बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसी को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि को लेकर, ध्यान रखना, इंटेलिजेंस को लेकर या आपकी बुद्धि को लेकर बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल एलिमेंट का। अब मल्टीपल एलिमेंट का मतलब हुआ कि बहुतत्व में बहुत सारी मात्रा है। अब मात्रा किसकी, बालू में किसकी मात्रा, परमाणु की मात्रा। तो ये कोरिलेट कर सकते हो कि बालू में बहुत सारी मात्रा होती है परमाणु की, तो आप कह सकते हो बालू का सिद्धांत,
मात्रा का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इस ही बहुतत्व बुद्धि के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ध्यान रखना, इस पूरे सिद्धांत को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कितनी श्रेणियों में बांटा? तो 3 श्रेणियों में। ठीक है, कि इस बहुतत्व बुद्धि के सिद्धांत को एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कितने श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणियों में। ठीक है, अब ये 3 श्रेणियाँ कौन सी थी आपकी? तो ध्यान रखना, पहली आपकी अमूर्त, जिसको आप कहते हो एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। दूसरी आपकी यांत्रिक, मैकेनिकल। ध्यान रखना, पहली अमूर्त, दूसरी आपकी यांत्रिक, मैकेनिकल, और तीसरी आपकी सामाजिक, यानी जो सोशल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से जुड़ी ये कुछ चीज़ें फिर आपकी इंपॉर्टेंट है, हमने यहीं पे कोरिलेट कर दी है कि बुद्धि को लेकर इन्होंने बहुबुद्धि तत्व या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल एलिमेंट्स। अब बहुतत्व बुद्धि के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, मात्रा का सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और ध्यान रखना, इस सिद्धांत को इन्होंने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 भाग कौन से थे? अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट आपका, यांत्रिक, मैकेनिकल, और सामाजिक जो आपका सोशल है। तो इन 3 भागों में बांटा था इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कमीशन की पर्पज़ से या जीबीटी टेट के पर्पज़ से। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए। ठीक है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए, तब भी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 8 नियम। सीखने के कुल कितने नियम दिए? तो ध्यान रखना, जब टोटल का भी जिक्र होगा तो कुल कितने दिए? 8। हाँ, अगर क्वेश्चन रहता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम बताए थे, यानी आपके जो प्राइमरी रूल्स थे, मेन रूल्स थे, वो कितने बताए? केवल 3 बताए। इसका सीक्वेंस भी याद रखिए। सबसे पहला जो इन्होंने नियम दिया, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम सबसे पहले तत्पर होना पड़ता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया, तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा जिन्होंने सिद्धांत दिया था, अभ्यास का सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर हो, लेकिन जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे किसी चीज़ को आसानी से नहीं सीख सकते हो। ध्यान रखना, अभ्यास का सिद्धांत या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार किसी चीज़ का एक्सरसाइज कीजिए। आप सीखने के लिए तत्पर हो, बार बार अभ्यास करते हो, तब जाकर उसका क्या होता है? प्रभाव पड़ता है या उसका परिणाम निकलता है। आप तब तक संतोष नहीं प्राप्त करते हो। तो प्रभाव होगा, परिणाम मिलेगा या संतोष, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो ध्यान रखना, ये मुख्य जो तीसरा नियम है। तो ध्यान रखना, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए? तो आपके कुल 8 नियम। या सीखने के कितने नियम दिए, तब भी आपका ऑप्शन 8 ही होगा। मुख्य कितने नियम थे? प्राइमरी रूल्स थे आपके 3, जिसमें सबसे पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव, परिणाम या संतोष का नियम। लेकिन अब इसके अलावा देखो, 8 में से 3 मुख्य है, तो जो बचे 5 वो क्या आपके? अगर ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी उसको गौण नियम कहा जाता है। ध्यान रखना, तो सेकेंडरी उनको गौण नियम कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी थी? 5, जिसमें आप यहाँ 3 के बाद डायरेक्ट काउंट कीजिए। चौथा नियम था बहुप्रतिक्रिया, यानी किसी एक चीज़ को सुलझाने के लिए जब आप बहुत सी प्रतिक्रियाएं करते हो, वही आपका क्या होता है? बहुप्रतिक्रिया। ठीक है, मल्टीपल रिएक्शन हो सकता है आपका। फिर आपकी मनोवृत्ति, यानी किसी चीज़ के प्रति जो आपका एटीट्यूड होता है, आपकी क्या है? मनोवृत्ति है। ये 5वां नियम। छठा नियम आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया जो आपकी वर्बिड है, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो आंशिक क्रिया होती है, वर्बिड। 7वां आपका आत्मीकरण, जो एसिमिलेशन है। आत्मीकरण का मतलब होता है किसी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, वो आत्मीकरण है। और सबसे लास्ट आपका सहचर्य, जिसको आप कहते हो एसोसिएट। इसको क्या कहा जाता है? एसोसिएट। तो फ्रेंड्स, ये थे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। अब थॉर्नडाइक की जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसमें हमने सबसे पहले बात की 1903 में इन्होंने दी थी एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। 1898 में 1898 में इन्होंने दी थी एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस। तीसरी जो इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ध्यान रखना, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, 1914। फिर इन्होंने एक पुस्तक दी थी फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, 1933। तो ये 4 पुस्तकें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 5वीं आपकी जो इन्होंने पुस्तक दी थी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, 1940। तो ये पुस्तकें फिर से एक बार देख लीजिए। एजुकेशन साइकोलॉजी 1903, एनिमल इंटेलिजेंस 1898,
द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 1914, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1940। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने बात की एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को लेकर, मनोविज्ञान का तीसरा भाग, जिसमें हम 26 मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। तो 26 में से आपके पहले जो मनोवैज्ञानिक आज हमने किए थॉर्नडाइक, ठीक है। बाकी आपका जो हार्वर्ड गार्डनर है उनको हम जब इंटेलिजेंस करेंगे, आपका बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे, उसी में ऐड कर लेंगे, नहीं तो टोटल आपके 27 मनोवैज्ञानिक हो जाता है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर को हम बुद्धि के साथ ही कोरिलेट कर लेंगे तो बचे आपके कितने, 26। तो 26 मनोवैज्ञानिक हम साइकोलॉजी के तीसरे पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। बाकी अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सबका साथ और आशीर्वाद मुझे भरपूर मात्रा में प्राप्त हुआ है। आप सबके संयम की मैं तारीफ़ करता हूँ कि आप सब के लिए मैं इतने दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, फिर भी आप सब ने संयम बरता, मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। उस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में फ्रेंड्स वही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और इसी में फ्रेंड्स एक बेल आइकॉन का बटन होता है, उस पर क्लिक ज़रूर कीजिए, घंटी के शेप में रहता है आपके पास, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। बाकी मैं कल से आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा आपकी साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स की परमानेंट वीडियोज़ जो है अपलोड हो जाए। मैथमेटिक्स में भी जहां आपका छूटा है वहीं से हम आगे शुरू करेंगे आपका। बाकी आप इसी तरीके से वीडियोज़ जो है देखते रहिए ताकि आप आसानी से चीज़ों को सीख सको। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये साइकोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो आसानी से कभी याद नहीं होती है। आप एक दिन याद करोगे, लेकिन 5 दिन बाद अगर वही चीज़ फिर से सोचोगे तो आपको कभी याद नहीं आएगी। कारण क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, इस चीज़ के पीछे का कारण ढूंढिए कि जो कारण है, पहले तो ये कारण देखिए कि आपको याद क्यों नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, रटना किसी चीज़ को। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपकी एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखना, एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी ये कहती है कि रटने की प्रणाली को ख़त्म किया जाए। और देखिए, ये बहुत कॉमन चीज़ है। आप आज़ादी से पहले के आयोग की बात करो, आज़ादी के बाद की आयोग की बात करो, उन्होंने भी एक चीज़ कहा था कि रटने की प्रणाली को ख़त्म किया जाए। अब ध्यान रखना, जो ये रटने की प्रणाली है, इसको आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हो, तो ध्यान रखना, डबल सी। पहला आपका कॉज यानी कारण, और दूसरा आपका क्रिएटिविटी, ध्यान रखना, जिसको आप सृजनात्मकता कहते हो। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करोगे तो ये रटने की प्रणाली अपने आप ख़त्म हो जाती है और चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग याद हो सकती है। कोई भी चीज़ ऐसे क्यों हुई, ठीक है, आप याद करते हो, लेकिन ये देखो कि ये चीज़ ऐसी क्यों हुई, इसका कारण क्या है, कॉज, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर एक तरीके से सॉल्व होता है तो उसमें क्रिएटिविटी को जोड़िए कि उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। तो फ्रेंड्स, इन दो चीज़ों को याद रखिए, कॉज को ढूंढो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, रटने की प्रणाली अपने आप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रटने की प्रणाली को कैसे ख़त्म किया जाए, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, सृजनात्मकता बढ़ाने से या क्रिएटिविटी बढ़ाने से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।